क्यों नहीं राज्यसभा भी खत्म कर दी जानी चाहिए अगर ये सवाल उठता है तो? महेश शर्मा जी। देखिए, मेरा अलग से इसमें मत ये है कि जब हम विकास की बात करते हैं, चाहे वो कांग्रेस करे चाहे भाजपा करती है, जब विकास के लिए जो जरूरी है और एक्सपर्ट विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, अगर विशेषज्ञों को अगर ये चुनाव दो पार्टियां जो है उनको चुन करके भेजती है तो ये देश के लिए सार्थक एक पहल होगी, लेकिन होता ऐसा नहीं है। इसको राजनीतिक मकसदों से हासिल करने के लिए ये इस तरह के प्रस्ताव आते हैं और वो ऐन वक्त पर मतलब पारित होते हैं, ये पारित करवा दिए जाते हैं, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता जाता। कारण ये है कि अब जैसे राजस्थान की 2 बार ये प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन वहां पर भी दूसरे विपक्षी केंद्र में विपक्ष की सरकार है और यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं ये कांग्रेस की सरकार है। ऐसी सूरत में ये मामला अटक जाता है। आप एक अब उदाहरण लीजिए, विधानसभा हमारी जो बनी हुई है, जो वर्तमान में उसकी बिल्डिंग में ले लीजिए, वहां पे 7 मंजिला इमारत बनी हुई है और उसमें विधान परिषद के लिए अलग से मतलब क्या कहते हैं पूरी व्यवस्था किया हुआ है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, लेकिन वो बेकार मतलब उतना जिसमें 6 अरब राज्य का खर्च हुआ है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन आज यूं नहीं है। तो एक तो ये आवश्यकता राजस्थान के लिए इसलिए भी है क्योंकि एक तो ये सबसे बड़ा प्रदेश है पूरे देश में, और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे चूंकि कई समस्याएं हैं विस्तृत प्रदेश होने की वजह से, तो उसके लिए एक विशेषज्ञों की बहुत जरूरत है और विशेषज्ञ अगर इसमें चुने जाए और उनके हिसाब से विकास को गति दिया जाए। समय मेरे पास कम है, लेकिन ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका कि कोई भी विधायक सिर्फ अपने इलाके की बात करता है। अगर विधायक की जगह किसी तबके को रिप्रेजेंट करने वाला आदमी विधानसभा में बैठेगा तो उस पूरे तबके की बात करेगा जो पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। जितेंद्र गोठवाल कुछ कहना चाह रहे हैं? अब आर तिवारी साहब समय खत्म हो गया। गोठवाल जी बहुत संक्षेप में बोलिएगा। बहुत संक्षेप मैं इसमें एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। वर्तमान जो प्रदेश की परिस्थितियां हैं, ये सफूका गहलोत साहब तभी क्यों छोड़ते हैं जब मंत्रिमंडल के विस्तार की जब हालात राजस्थान के अंदर ऐसे बने हो, जब राजस्थान की जनता त्राही कर रही हो, उनको दवाइयां। एक सवाल सुनिए, आप मेहरबानी करके सुनिए। अरे सुनिए, अब एक तिवाड़ी जी सुनिए, तिवाड़ी जी गोठवाल साहब सुनिए। सुरेश जैन साहब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। इस बहस से एक महत्वपूर्ण बात यह है, अरे सुनिए ना, आप दोनों कमाल कर रहे हैं। सुनिए तिवाड़ी जी प्लीज, गोठवाल जी सुनिए। सुरेश जैन साहब, ये चूंकि एक स्थायी सदन होता है, हर 2 साल में चुनाव होंगे, परिस्थितियां राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो स्थिति राज्यसभा की है वो स्थिति विधान परिषद की देर सवेर होती है। अलग अलग पार्टियों का बहुमत अल्पमत वहां होता है। कम से कम चेक एंड बैलेंस के लिए क्या ये महत्वपूर्ण है? क्या दूसरे राज्यों का अनुभव ये रहा है? क्योंकि राज्यसभा तो चेक एंड बैलेंस का एक बहुत बेहतर विंडो है, ये हम सब जानते हैं। बहुत सारे फैसले जो लोकप्रिय नहीं होते वो राज्यसभा में जाकर अटक जाते हैं, किसी एक सरकार की बात नहीं हो रही। क्या राज्यों में भी विधानसभाओं के साथ साथ विधान परिषद की इस तरह से चेक एंड बैलेंस में एक महत्वपूर्ण टूल की भूमिका रही है क्या? सुरेश जैन साहब, यदि आप अन्य विधानसभाओं में जहाँ पर विधान परिषदें हैं वहाँ देखेंगे तो आपको ये अनुभव बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। वहाँ पर चेक एंड बैलेंस की कोई स्थिति पिछले वर्षों में कभी नज़र आई हो 10, 20, 25, 30 साल में, तो ऐसा आपको दिखेगा नहीं। अधिकतर जगह पर ये बैकडोर एंट्री का माध्यम बने हैं प्रथमतः। तो दूसरी बात, इसमें जिन उद्देश्यों से, जिन कारणों से जो कलाकारों को, फिल्मी कलाकारों को, औरों को जो प्रतिनिधित्व देने की बात आती है, प्रैक्टिकली आप देख लीजिए अभी राज्यसभा में भी और विधान परिषदों में भी कि कितने उस तबके के लोगों को प्रतिनिधित्व वास्तव में दिया गया है। और दिया गया है तो उन्होंने जो बहस करी है, जिनके मन में बहस में क्या विधान उन्होंने परिषद के प्रस्ताव के बातों की आवाज को उठाया है क्या? लड्डू फूट रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।